तारीख 1 जून 2018, छत्तीसगढ़, शहर रायपुर। काम वाली बाई रोज की तरह आज भी माया साहू के घर अपना रोजमर्रा का साफ सफाई का काम निपटाने के लिए गेट पर पहुंचती, लेकिन रोज के अलावा आज उसे कुछ असहज सा लगा। कारण था कि रोज गेट के अंदर से बंद रहता था, लेकिन आज बाहर से ताला लगा था। खैर, उसने खुद को समझाया कि हो सकता है कुछ काम से बाहर गए होंगे सभी। अब चूंकि एक चाबी काम वाली बाई के पास भी होती थी, इसीलिए उसने बेफिक्री से बाहर से ताला खोला और अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन उसकी बेफिक्री ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि जैसे ही वह अंदर को दरवाजा से प्रवेश करके आंगन की तरफ जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। पूरे आंगन में खून ही खून था, पूरा आंगन खून के तालाब से भरा पड़ा था। यह सब देखकर काम वाली बाई, जिसका नाम माया त्यागी राणा था, बुरी तरह घबरा जाती है और वहां से बेतहाशा भागती हुई उप स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर पहुंच जाती है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ही इस घर की मालकिन योग माया यहाँ नौकरी करती थी। यहाँ पर काम वाली बाई त्यागी राणा ने यहाँ के स्टाफ के लोगों को अपनी आंखों देखा पूरा दृश्य एक ही बार में सुना डाला। यह खबर सुनते ही सभी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और सभी स्टाफ भागते हुए योग माया के क्वार्टर की ओर जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही सभी ने जो देखा कि यहाँ पर 4 लाशें पड़ी हैं। योग माया साहू, पति चेतन साहू, बड़े बेटे तन्मय साहू और अंदर बेड में छोटे बेटे कुणाल का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इसके बाद त्यागी राणा ने यह खबर वहां के सरपंच को दी। जब सरपंच ने यह खबर सुनी कि उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी वार्ड वायर्स को दोनों बेटों और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तब वह भी दंग रह गया। अब चूंकि यह एक निर्मम और सामूहिक हत्याकांड था, लिहाजा इसकी खबर पूरे गांव किशनपुर में फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ का हुजूम उनकी घर की तरफ चल पड़ा। किशनपुर के सरपंच ने वहां के नजदीक थाना पिथौरा के थाना प्रभारी को सामूहिक हत्याकांड की घटना की सूचना थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी ने सूचना पाते ही दल व दल सहित अपने एक्सपर्ट टीम को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना की सूचना थाना प्रभारी अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं। सूचना पाते ही सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित हुए। मुआयना करते हुए पुलिस अधिकारियों ने खून देखकर यह अनुमान लगाया कि जैसे इस हत्याकांड को 3 से 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया है। घटनास्थल पर पत्नी योग माया, पति चेतन साहू, बेटे तन्मय साहू की लाश एक साथ पड़ी हुई थी आंगन में, और उन 3 लाशों से कुछ दूर खून से सना एक फावड़ा पड़ा था। घटनास्थल पर साक्ष्य दृश्य देखकर और अंदर के कमरे का दृश्य देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि अंदर चूंकि कमरे की अलमारी खुली थी और सारा सामान फैला था, अस्त व्यस्त था, तब हत्यारे ने लूटपाट या चोरी के इरादे से कमरे में घुसे होंगे और लूटपाट करते समय आहट सुनकर परिवार जाग गया होगा और उनके जागने पर पकड़े जाने के डर से चोरी करने आए चोर ने परिवार के ऊपर फावड़े से हमला कर दिया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस घटना की सूचना मृतक के पिता को दी। पिता ने खबर पाते ही तत्काल अपने बेटे के क्वार्टर में पहुंच गए। मृतक के पिता दूसरे शहर में रहते थे। इस घटना के 2 दिन पहले ही मृतक के पिता अपने बेटे के यहाँ आए थे और बच्चों को लेकर या उनके साथ 3 से 4 घंटे समय बिताया और इसके बाद वह पुनः वापस चले गए। पुलिस ने मृतक के पिता से जानकारी ली और पूछा कि आपके बेटे और बहू से कहीं किसी प्रकार का कोई आपसी रंजिश या विवाद तो नहीं है। तब उन्होंने ऐसी किसी भी प्रकार की दुश्मनी और विवाद की जानकारी से साफ इनकार किया है। बावजूद पुलिस छानबीन में मालूम पड़ा कि मोहल्ले में पति पत्नी के व्यवहार बहुत ही शानदार था। यहाँ तक कि कभी किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती थी तो वह किसी के लिए भी दोनों एक साथ खड़े होते थे। चूंकि दोनों स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करते थे, लिहाजा वह दोनों लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस लिहाज से किशनपुर का सभी नागरिक से उनके साथ एक तरह से मृदभाषी व्यवहार था। उनकी सेवा भाव से हर व्यक्ति तृप्त रहता था, संतुष्ट था। लिहाजा पुलिस को इस बिंदु से कुछ समझ नहीं आया। अब पुलिस की समस्या यह थी कि इतने मृदभाषी और व्यवहार कुशल परिवार है और तब इनकी इतनी बेरहमी से यह हत्या कैसे हो गई। साक्ष्य के हिसाब से घर का सारा सामान अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ था, लेकिन कीमती सामान, जेवर और गहने सब वहीं मौजूद थे। जबकि लूटपाट के इरादे से हत्या करने पर वह सारा कीमती सामान हत्यारों को ले जाना चाहिए था। मतलब साफ था, मौके पर सामान बिखेरना पुलिस को असल घटनाक्रम से कंफ्यूज करना था। लिहाजा यह केस पुलिस के लिए उलझा हुआ लगने लगा। तब पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज की और पूछताछ में पता चला कि रात के वक्त चीखने चिल्लाने की थोड़ी आवाज तो सुनाई दी, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी है, लिहाजा लोग
समझे कि कोई प्रेगनेंसी व दर्द से कराहती कोई महिला हो सकती है, जो कि लगभग रोज का यहाँ कार्य था। अब चूंकि केस पेचीदा हो गया था, लिहाजा पुलिस ने इस केस के लिए स्पेशल टीम गठित की और तेजी से जांच आगे बढ़ाते हुए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी। इसी छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, यानी जांच जहां से शुरू हुई फिर वहीं आकर रुक गई थी। अब पुलिस ने मृतक के पति और पत्नी दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर जोर लगाकर पुलिस ने लगभग 1000 मोबाइल की ट्रेसिंग कर कॉल डिटेल की जांच करवाई। सभी कॉल की बारीकी से जांच की गई। तभी इस कॉल डिटेल पर में एक नंबर ऐसा मिला जो घटना की रात को घटना के स्थल की लोकेशन बता रहा था। पुलिस ने उस नंबर के आधार पर जांच की और वह उस व्यक्ति के घर पहुंचती है जिसका यह फोन नंबर था। वहां जाने पर पता चलता है कि यह नंबर किसी धर्मेंद्र बहिरा के नाम पर दर्ज है और यह व्यक्ति धर्मेंद्र बहिरा है, जिसका मोबाइल नंबर घटना स्थल पर ट्रेस हो रहा है। तब पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर धर्मेंद्र बहिरा, जो कि प्लम्बर का काम करता है, उसके घर से उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने पूछताछ आगे बढ़ाई और पूछा कि तुम साहू परिवार के को कब से जानते हो। धर्मेंद्र ने बताया कि चूंकि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इस नाते मैं उनको काफी समय से जानता हूँ। पुलिस ने पूछा तब तुम्हारा उनके घर में आना जाना भी होगा। धर्मेंद्र ने कहा नहीं साहब, ज्यादा नहीं, यह मान लीजिए कि कभी कभार मेरे लाइफ कुछ काम निकाल आया तब, बाकी मेरा उनका घर कोई आना जाना नहीं है वैसे। तब पुलिस ने पूछा फिर जिस रात वहां वारदात हुई उस रात तुम्हारा मोबाइल वहां क्यों था। यह बात सुनते ही धर्मेंद्र के चेहरे का रंग ही उड़ गया, जिसे पुलिस ने साफ महसूस किया और भांप लिया। तब पुलिस ने एक और सवाल किया कि ये बताओ तुमने साहू परिवार का कत्ल क्यों किया। यह सुनते ही धर्मेंद्र साफ मुकर गया और हाथ जोड़ते हुए बोला साहब मैं भला किसी को क्यों मारने लगा, मैंने किसी को नहीं मारा। पुलिस ने कड़ाई से धर्मेंद्र से पूछताछ की और धर्मेंद्र ने स्वीकार किया कि उसने ही साहू परिवार की निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस को यह बात गले नहीं उतर रही थी कि एक व्यक्ति 4 लोगों का अकेले ही कत्ल कैसे कर सकता है। अब घटना का ब्यौरा इस प्रकार है। घटना जो घटी उसका जो विवाद है उसका रीजन है बस यही है कि महज 150 रुपए के विवाद से धर्मेंद्र ने परिवार के 4 मासूम लोगों को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। 40 वर्षीय चैतन्य साहू रायपुर का रहने वाला था और यहीं पर आरंग में रहने वाली योग माया से चैतन्य का विवाह हुआ। शादी के पश्चात चैतन्य के 2 बेटे हुए। उन चारों का जीवन खुशहाल पूर्वक बीत रहा था। अपनी छोटी सी दुनिया में चारों बहुत खुश थे। चैतन्य और उसकी पत्नी दोनों स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह अपने प्रोफेशन से, अपने परिवार से, जिंदगी से खुश थे। मृतक के घर से थोड़ी दूर पर आरोपी धर्मेंद्र का घर था। आरोपी 28 वर्षीय धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ बाप, भाई बहन सभी थे। आरोपी धर्मेंद्र पेशे से प्लम्बर था और वह अपना काम अच्छी तरह से कुशलता से करता था। वह लोगों के घर जाकर अपनी सेवाएं देता था। मृतक योग माया के घर भी उसका आना जाना था। एक दिन योग माया के घर का नल खराब हो गया। चैतन्य ने धर्मेंद्र को घर जाकर नल ठीक करने को कहा। धर्मेंद्र नल ठीक किया और ठीक करने पर धर्मेंद्र ने मजदूरी के 150 रुपये बताए। तब चैतन्य ने उससे कहा आज तो खुले नहीं है, तुम ऐसा करो कल आकर ले जाओ। धर्मेंद्र चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन दूसरे दिन वह फिर आया। तब चैतन्य ने आज फिर बहाना बनाया। उसने कहा आज मेरे पास तो भाई पैसे बिल्कुल नहीं, ऐसा करो तुम शाम को आओ और ले जाओ। इस तरह अब लगभग वह रोज ही प्लम्बर धर्मेंद्र को परेशान करने लगा या पैसे देने से मना करने लगा। इनका यह विवाद चलने लगा। चेतन हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार करने लगा। फिर चेतन कहने लगा कि जिस काम का 50 रुपये होता है तुम उस काम के 150 रुपये 150 रुपये ले रहे हो, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं तो सिर्फ 50 रुपये ही दूंगा। यह सब बातें होते होते धर्मेंद्र और चेतन में विवाद बढ़ गया। धर्मेंद्र ने बोला चाहे जो हो मैं अपना पैसा तुमसे वसूल लूंगा। वहीं चेतन का कहना था कि मैं तुम्हें 50 रुपये से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। विवाद होते देख चेतन की पत्नी योग माया भी आ गई और अपने पति की तरफदारी करते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो 50 रुपये ही मिलेंगे, लेना हो लो वरना वह भी नहीं मिलेंगे। यह सब होते देख धर्मेंद्र ने मन ही मन सोच लिया था उसे अगला कदम क्या उठाना है, और धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे मिलते न देख धमकी देते हुए वहां से निकल गया। दरअसल धर्मेंद्र जब काम के सिलसिले में चेतन के घर आता जाता था तब वह देख लेता था कि कहाँ कहाँ और किस किस जगह कीमती सामान रखा होता है। उसे यह भी मालूम था कि धर्मेंद्र की पत्नी योग माया के पास काफी सोने चांदी के जेवर हैं और वह ये जेवर कहाँ कहाँ रखती है यह भी जानकारी थी। अब योजना के अनुसार 30 मई 2018 की रात्रि धर्मेंद्र
प्लम्बर चैतन्य के सरकारी क्वार्टर की ओर चल पड़ा। साथ में उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक फावड़ा भी ले रखा था ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। धर्मेंद्र प्लम्बर रात में क्वार्टर के अंदर प्रवेश कर जाता है और एक हाथ में फावड़ा और आंखों में हैवानियत लिए अब वह अपने कार्य को अंजाम देने को तैयार था। वह दबे पांव कमरे की ओर बढ़ा और अपने मास्टर चाबी से अलमारी का लॉक खोलने लगा। चूंकि रात थी, खटपट की आवाज आते ही गहरी नींद में सो रहे घर का मुखिया चैतन्य साहू जो था उसकी आंखें खुल गईं। चैतन्य उठकर उस तरफ बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थी। जैसे ही चैतन्य आवाज वाली दिशा से कमरे में प्रवेश किया, उसे धर्मेंद्र अलमारी खोलते दिखा। चैतन्य को देखते ही धर्मेंद्र बुरी तरह घबरा जाता है। अब वह समझ गए कि अब तो वह पकड़ा गया। अब घबराहट और डर से धर्मेंद्र ने अपने साथ ले लाए अचानक फावड़ा उठाकर चैतन्य के गर्दन और सिर पर कई बार किए। दर्द से चीखता हुआ चैतन्य फर्श पर गिर पड़ा। पति चैतन्य की दर्द भरी आवाज सुनकर पत्नी योगमाया भी जाग गई थी और दौड़ते हुए आई। पति को लहूलुहान फर्श पर देखकर उसकी चीख निकल गई। योगमाया को शोर करता देख धर्मेंद्र ने मारे डर के फावड़े से उसकी गर्दन पर भी कई बार किए और मौत के घाट उतार दिया। अब योगमाया भी दर्द से चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ी। इसी शोर शराबे के बीच बेटा तन्मय भी उठकर आ गया और उसे देखकर धर्मेंद्र फिर घबरा गया। अगर यह जिंदा बच गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। अतः उसने तन्मय को भी फावड़े से वार करके मार डाला। अब धर्मेंद्र 300 को कमरे में घसीट कर आंगन में ले आया। तभी उसे ध्यान आया कि चैतन्य का एक बेटा और है जो बेड पर सो रहा है। अब चूंकि चैतन्य का बेटा सो रहा है तब वह किसी को क्या बताएगा, लेकिन धर्मेंद्र इतना डर गया था कि वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था जिससे कि उसकी फंसने की गुंजाइश हो। लिहाजा वह कमरे में गया और उस बच्चे पर भी फावड़े से कई बार किए जब तक कि वह छत विछत नहीं हो गया। चारों को मौत के घाट उतारने के बाद अचानक चारों तरफ लाश और खून देखकर धर्मेंद्र घबरा गया। उसे पश्चाताप होने लगा कि जरा सी बात पर उसने कितना भयानक आखिर काम कर डाला। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। लेकिन चैतन्य के पिता इस जांच से संतुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की और पुलिस पर आरोप लगाया कि इस हत्याकांड की पुलिस ने गंभीरता पूर्वक जांच नहीं की है। तब कोर्ट ने इस घटना की जांच सीबीआई के सौंपने की बात कही। परिवार का आरोप था कि 4 लोगों की हत्या एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। इसके बाद धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट भी हुआ और नार्को टेस्ट के दौरान धर्मेंद्र ने 4 आरोपियों के नाम और उगल डाले। मतलब इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल होना बताया जाता है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी इस घटना का अदालत के आरोपियों पर अंतिम फैसला आना बाकी है और इस घटना के पीछे असल वजह क्या है वह आज भी एक रहस्य बना है। आगे इस घटना पर जो भी अपडेट आएगा आपको सूचित करूंगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।